दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट प्राथमिक स्तर में सीडीपी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यह उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो वाइगोट्स्की। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो वाइगोट्स्की। लियो वाइगोट्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाण या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाण या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाण या ढांचा निर्माण का उदाहरण है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार,
संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण और कक्षा समावेशन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इसका समय 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में दोस्तों बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। पहला संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा संबंध और तीसरा कक्षा समावेशन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा पियाजे की संरचना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यह कथन दोस्तों बुद्धि के बारे में सही है। अन्य सभी कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है जिसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, तो इसका मतलब है कि वह सृजनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर रही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आप सभी के सामने है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव
प्राप्त कर सकें। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। राइट आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैफल्य अधिगम विकार से ग्रसित बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है या अनुबंधन द्वारा अर्जित है या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। देखिए दोस्तों, संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान या अनुभव पर आधारित होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सन्निहित हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करने से उनके अवधारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोजन करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कम होती है? क्योंकि लगातार पुरस्कार या दंड देने से उनका निष्पादन पुरस्कार और दंड पर निर्भर हो जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति से आशंकित रहते हैं। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और साथ में सतत एवं समग्र मूल्यांकन। यहां पर दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प दूसरा आपका सही हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर के, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर सहज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, बच्चों की सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर पूछा गया दोस्तों, किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा
विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। यह दोस्तों विकास का सिद्धांत नहीं है, अन्य सभी विकास के सिद्धांत हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, विद्यालय एवं मीडिया यह द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।